क्लास 11th का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में बात करेंगे और लॉज ऑफ मोशंस को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग को चाहिए फोर्स की जानकारी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है, क्या मतलब है, पहले उसको जानते हैं। जब हम फोर्स की बात करते हैं ना तो जनरली एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि फोर्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो एक इंटरनल फोर्स होता है और एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो इंटरनल फोर्स किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं लाता है। तो जब भी हम कोई चेंजेस की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा। ओके तो यहाँ पे जब भी बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इट इज पुश और पुल which either changes or tries to change the state of rest or uniform straight line motion। कहता है ये धक्का मारो या खींचो के शक्ल में एक फिजिकल एंटिटी है जो किसी के स्टेट में, उसकी अवस्था में, उसके पोजीशन में, उसके स्थिति में वो चाहे वो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे स्थिति में चेंज की जब बात बोलते हैं तो कई बात सामने आ जाती है। उसके स्थिति में चेंज का क्या मतलब है? उसके स्थिति में चेंज का मतलब हो सकता है कि अगर वो रेस्ट में है तो ये फोर्स उसको मोशन में ला सकता है। अगर वो ऑलरेडी पहले से मोशन में है तो उसको वो रेस्ट में ला सकता है। अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, फिक्स डायरेक्शन है उसका, अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है तो फोर्स उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चेंजेज डायरेक्शन। या अगर उसका कोई शेप है, उसका कोई शक्ल है तो उसके शेप को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? चेंजेज शेप। मतलब किसी भी तरह के उनका जो स्टेट है, अवस्था है, पोजीशन है, उसको वो चेंज कर सकता है या करेगा या करने की कोशिश करेगा या कर देगा। तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल एंटिटी है, चाहे तो वो धक्का मारने वाली बात होगी या फिर उसको खींचने वाली बात होगी, और ये दोनों ही बात से इस तरह की बात वो कर सकता है। रेस्ट वाले को मोशन में ला सकता है, मोशन वाले को रेस्ट में ला सकता है। फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। शेप किसी का, शक्ल किसी का बिगाड़ सकता है। किसी के मोशन को वो इंक्रीज कर सकता है, किसी के मोशन को डिक्रीज कर सकता है। ये सारा खेला हमारा एक्सटर्नल फोर्स करता है। तो ये फोर्स का फिजिक्स में कॉन्सेप्ट हुआ। अब आता है गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। कहा जाता है अरिस्टोटल ने एक बहुत ज़बरदस्त फॉल्सी अपने स्टेटमेंट में दिए थे। उनका कहना था कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, अगर वो कोई गति में है, मोशन में है, तो कह रहा है कि सम एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगातार लग रहा होगा तभी वो मोशन में है। न उनका कहना है कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी मोशन को कंटिन्यू रख नहीं सकता है। तो इनकी ये फॉल्सी को गैलीलियो साहब ने दूर कर दिया और एक नया लॉ दिया उस समय उन्होंने, जिसका नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो के जो लॉ है वो अरिस्टोटल के फॉल्सी के जवाब में है। अरिस्टोटल ने कहा कि जब कोई तीर को हम मारते हैं, जब तीर कोई निकलता है, कहता तीर जब वो चलने लगता है तो उनका कहना है कि हवा में उसको ऐसे कोई धक्का मार रहा है, यानी हवा उसको, एयर उसको पीछे से पुश करता है। जबकि इस तरह की कोई एग्जिस्टेंस की बात नहीं है कि ऐसा कोई एयर उसको पीछे से पुश कर रहा है और तभी वो जा रहा है। तो उसको, इनकी फॉल्सी को गलत साबित करने के लिए गैलीलियो ने कई तरह का एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने कहा कि एक बार एक बॉडी को अगर मोशन दे दिया जाए, अगर गति दे दिया जाए तो कुछ दूर तक वो अपने चलता है बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स का, बगैर किसी बाहरी बल का। और वो कहीं अगर रुक जाता है तो इसलिए रुकता होगा कि उसको चलते हुए में जिस सरफेस में चल रहा है वो वहाँ पे उसके साथ उसका फ्रिक्शन होता होगा। कहने का मतलब है एरिस्टोटल की जो फॉल्सी है उसको गैलीलियो ने प्रूव कर दिया कि वो गलत कॉन्सेप्ट है।
यानी अगर मोशन में सेट कर दिया जाए, अगर किसी को रख दिया जाए, स्टार्ट कर दिया किसी का मोशन, तो ऐसा नहीं है कि उसको कंटिन्यू करने के लिए हमको लगातार फोर्स देना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आगे चल कर के फिर न्यूटन साहब ने अपने लॉज ऑफ मोशन में उसको भी क्लियर करा है। तो गैलीलियो ने जो ये लॉ दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, कह रहा है द इनएबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, यानी कोई बॉडी अपने जो उसकी पहले का स्टेट है, पोजीशन है, अवस्था है, उस अवस्था को वो कंटिन्यू बनाए रखना चाहता है, वो उस अवस्था को, उस स्टेट को, उस पोजीशन को वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, असमर्थ है, इनएबिलिटी है। वो जो अपने जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में रहना चाहता है, उसमें अपने आप वो बदलाव नहीं कर सकता है। कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही उसको बदलाव कर सकता है। उनकी जो ये टेंडेंसी है कि हम अपनी ही हालत में रहेंगे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में, किसी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में चलेंगे, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये सारा उसकी अपनी टेंडेंसी जैसे है वो उसको मेंटेन करना चाहता है, उसमें वो अपने आप बदलाव नहीं कर सकता है। उनकी जो इनएबिलिटी है अपनी अवस्था को बदलने में, कि हम इस अवस्था को बदल के ऐसे में कर देंगे, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि ये अपनी अवस्था को, अपनी हालत को, अपनी पोजीशन को बदलने में जो उनकी जो इनएबिलिटी है, इनर्टनेस है, उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को हम लोग जनरली स्टैंडर्ड 10 तक जो है हम लोग क्लासीफाई करके पढ़ते हैं, हम लोग वहाँ पे बताते हैं। एक आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो ऑलवेज रेस्ट में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि कोई बाहरी बल, बाहरी फोर्स उसके इस स्टेट को चेंज नहीं करेगा तो वो बिल्कुल वो रेस्ट में रहेगा, अपने रेस्ट पोजीशन को बदलने में असमर्थ है, इसलिए इसका नाम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि बॉडी ऑलरेडी वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑलरेडी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या मोशन में है, क्योंकि डायरेक्शन भी फिक्स रहता है तो वेलोसिटी कह सकते हैं हम लोग। ये यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। अब ये मोशन ना उसका बढ़ेगा, ना घटेगा, ना रेस्ट में आएगा, वो ऑलवेज मेंटेन रहेगा, अपने आप ये मेंटेन रहेगा। इसके लिए इसको कोई एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर इसके यूनिफॉर्म मोशन में अगर चेंज करना है तो फिर एक एफर्ट्स चाहिए जो अपने आप वो बॉडी नहीं लगा सकता है। ये बॉडी अपने आप ये कोई एफर्ट्स नहीं लगा सकता है, उस बॉडी के अंदर का इंटरनल फोर्स भी एफर्ट्स नहीं लगा सकता है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो कह रहा है कि अपने आप ये असमर्थ है, इनकैपेबल है, ये अपने आप नहीं कर सकता है मोशन में कोई बदलाव। तो ये जो अपनी इस अवस्था को बनाए रखने की उसकी जो एक प्रवृत्ति है, फितरत है, टेंडेंसी है, उसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरह से आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या होता है बच्चों कि कोई बॉडी अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उस डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उस डायरेक्शन में वो चलता रहेगा, उस डायरेक्शन से कभी भी वो डेविएट नहीं होगा। और उसको डेविएट करना है तो अपने आप नहीं कर सकेगा, उनकी तो इनकैपेबिलिटी है, वो अपने आप नहीं कर सकता है, डायरेक्शन को नहीं बदल सकता। उसको बदलने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। यानी अपने अवस्था को किसी भी हालत में है वो उस हालत को बनाए रखेगा, अपने आप चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज नहीं कर पाने की जो उनकी इनर्टनेस है, इनकैपेबिलिटी है, इनएबिलिटी है, उसी का नाम है इनर्शिया। इसको जनाब मरहूम गैलीलियो साहब ने दिया। अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है बच्चों ये लॉज ऑफ मोशन है। और लॉज ऑफ मोशन को आपको बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिक्स खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और नीट में तो इससे क्वेश्चन हर हाल में रहना ही रहना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन को आपको बढ़िया करना है और इसको बेहतर क्लियरिटी चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मेरा बहुत सारे वीडियोस वेक्टर्स पे अपलोडेड है, आप उसको जाके ज़रूर देखो। और देखने के बाद बहुत बड़े लेंथ का वीडियोस नहीं है, उसको आप देख सकते हो। देख के अगर इसमें आते हो तो आपके समझने में आसानी होगी।
तो अब न्यूटन साहब का जो ये फर्स्ट लॉ है, उन्होंने कहा कि एवरी बॉडी continues in its state of rest or uniform straight line motion unless it is compelled by some external force to change that state। कहता है कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन यानी उसी डायरेक्शन में चलेगा और उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल एक समान रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक? कह रहा जब तक कोई बाहरी बल, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल फोर्स उसको कंपेल नहीं करे, मजबूर नहीं करे उसको चेंज होने के लिए, तो कह रहा है कि तब तक वो कोई भी बॉडी अपने पहले की हालत को बनाए रखेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें बच्चों, तो ये जो न्यूटन साहब का ये लॉ है, इस लॉ को अगर हम ये कहें कि ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी गैलीलियो का जो लॉ है वही है, तो हम लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया में भी तो वही बात है ना, कोई भी बॉडी किसी भी अवस्था में है, किसी भी पोजीशन में, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स उसको कंपेल नहीं करता है। तो बॉडी अपने आप में इनकैपेबल है चेंज करने के लिए, और चेंज करने के लिए उसके किसी भी पोजीशन को हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। इट मीन्स कि न्यूटन साहब का जो लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ है वो एक्चुअली वो इनर्शिया को डिफाइन करता है और ये फोर्स का डेफिनेशन भी बताता है। अगर कहा जाए विच अमॉन्ग द तीन उसके जो लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, इन 3 लॉज में से कौन सा लॉ न्यूटन साहब का फोर्स को डिफाइन करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो फोर्स का डेफिनेशन देता है। फोर्स का डेफिनेशन क्या है कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल एंटिटी है कि वो किसी भी के अवस्था को चेंज करने की क्षमता रखता है, या चेंज कर देता है, या चेंज करने की कोशिश करता है। तो अगर यहाँ देखा जाए इसके डेफिनेशन में, कहीं ना कहीं इस लॉ में फोर्स का डेफिनेशन भी छिपा हुआ है। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन 2 चीज बताता है, इट डिफाइंस फोर्स, इट डिफाइंस इनर्शिया। तो 2 चीज वो डिफाइन करता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब आता है हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या बच्चों? कह रहा है इट इज क्वांटिटिव मेजर ऑफ द मोशन कंटेंट इन ए बॉडी। कोई बॉडी जब चलता है, जब कोई बॉडी अपने मोशन में रहता है और उसका कुछ अपना मास होता है, 2 बॉडी है, एक लाइट मास का है और एक हेवी मास का है। एक लाइट मास और दूसरा हेवी मास है। मान लो ये कैपिटल M है, इसको हमने हेवी मास मान लिया, दिस इज कैपिटल M यानी हेवी मास, और दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है। ये लाइट है, ये हेवी है, ये हल्का, ये भारी है। अगर आपको आगे इन दोनों में से किसी को भी रोकना पड़े, उसको रेस्ट में लाना पड़े, तो ज़्यादा इफर्ट आपको हेवी वाले में लगेगा, क्योंकि ये भारी भरकम चीज़ अगर आएगा उसको रोकने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा इफर्ट्स जरूरत पड़ेगा, और हल्के वाले को हल्का सा पकड़ के उसको रोक सकते हैं। जनरली होता था जब 100 मीटर रेस या 200 मीटर रेस में स्कूल्स में हम लोग करते थे, तो होता ही था कि जब वो एंड पॉइंट होता था, वहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ लोग उसको पकड़ने के लिए खड़े होते थे, तो उसमें जो काफ़ी हेवी टाइप के होते थे, उसको जो पकड़ने वाले होते थे कुछ दूर तक उसको लेके चले जाते थे। इसका मतलब है कि इनके मोशन तो दोनों का सेम है, लेकिन इसके मोशन का जो कंटेंट इफेक्ट है, प्रभाव है, असर है, इसका ज़्यादा है। दिस इज ओनली बिकॉज क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मोशन कंटेंट इन योर बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो अपने मोशन का एक क्वांटिटिव मेजरमेंट है, यानी उसके मोशन का एक इम्पैक्ट है, उसके मोशन का एक कहा जाए कि उनके क्वांटिटी जानना है कि कितना हेवी इसका मोशन है, तो इसी को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो ये जो लीनियर मोमेंटम है, इनफैक्ट किसी भी बॉडी के मोशन का इम्पैक्ट है, किसी भी बॉडी के मोशन का असर है। और ये जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, कहता है
इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, यानी बॉडी के मास और इसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट वैल्यू होता है वो हमारा लीनियर मोमेंटम का मेजरमेंट होता है। यानी लीनियर मोमेंटम का जो मेजरमेंट होता है बॉडी के मास, कितना मास है और कितने वेलोसिटी से जा रहा है, उनका जो प्रोडक्ट वैल्यू होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अगर इसके लीनियर मोमेंटम की बात करें बच्चों, तो इसके लीनियर मोमेंटम का वैल्यू कितना आ जाएगा, मास कितना है उसका m1 और वेलोसिटी इतना है, और इसका मास कैपिटल M और वेलोसिटी v है। अब ये लाइट है, ऑब्वियसली ये जो इसका फैक्टर है ये छोटा है, ये बड़ा फैक्टर है, और ये जो फैक्टर ये तो दोनों के लिए इक्वल है। तो अब यहाँ पे अगर छोटा फैक्टर है तो वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू छोटा होगा, इसका प्रोडक्ट वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम का मेजरमेंट कहते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है। दूसरा कह रहा है इसका SI यूनिट क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसका अगर लीनियर मोमेंटम का अगर वैल्यू निकालते हैं हम लोग मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट क्या होता है SI में kg होता है, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। अब रहेगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। लीनियर मोमेंटम में ऑलरेडी यहाँ मास वेलोसिटी है, तो मास के लिए तो हम कैपिटल M लेते हैं और वेलोसिटी के लिए LT-1 होता है, तो ये उसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो ये हुआ लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला, उसका डेफिनेशन। अब लीनियर मोमेंटम के वेरिएशन की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारा टॉपिक आ गया, वेरिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज वेरिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का जो वैल्यू है, इनफैक्ट ये मास इंटू वेलोसिटी है। वेलोसिटी वेक्टर है और लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, और मास चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है। अब कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम में अगर मास को हमने कांस्टेंट रख दिया, अगर मास को कांस्टेंट रख दिया, ये अगर हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब हम रिमूव करते हैं किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन में, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में। इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब अगर दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उन दोनों के बीच जो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी लिया एक्स एक्सिस की तरफ, और y के अलोंग में हमने मोमेंटम ले लिया, तो इन दोनों के बीच जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि किसी एक को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज नॉन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आता है कि अगर हम लीनियर मोमेंटम में वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लेंगे तो क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं है, लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। हमने यहाँ पे उसके वेलोसिटी को ही कांस्टेंट कर दिया, और कांस्टेंट जब हम रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंजेस इनटू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समानुपाती चिन्ह जो है वो समानुपात इक्वल जो साइन है, बराबर का जो चिन्ह है, वो समानुपाती चिन्ह में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताता है कि मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का है। मास जितना बढ़ाओगे मोमेंटम उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमने इधर की तरफ मास ले रखा है और इधर की तरफ मोमेंटम ले रखा है, और चूंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली दोनों के बीच जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बताता है कि दोनों के बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। उसके बाद आता है हमारा लीनियर मोमेंटम को ही हमने कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का जो वैल्यू है बच्चों वो मास इंटू वेलोसिटी है। अब इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, दिस p इज कांस्टेंट, p को हमने कांस्टेंट कर दिया, दिस इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को कुछ देर के लिए मान लो हमने k ले लिया। इसका मतलब है कि मास इंटू वेलोसिटी हो गया हमारा k,
अब यहाँ मास की बात करेंगे अगर, या वेलोसिटी की बात करेंगे, किसी को भी आप यहाँ रख सकते हो। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा k/m। चूँकि यहाँ पे हमारा k कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब हम रिमूव करते हैं तो जो मैथमेटिक्स का जो नियम है वो कहता है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी कन्वर्ट्स ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे हमने इसको रिमूव करा तो ये मास का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप मास को बढ़ाओगे इस केस में तो उसका वेलोसिटी को घटना पड़ेगा, या अगर मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। कब? जब उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता। लीनियर मोमेंटम जब कांस्टेंट होता है तब ये मास और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये ग्राफ इस तरह से शो करता है। इधर मास है, इधर की तरफ वेलोसिटी है। जैसे मान लो अभी मास हमने थोड़ा सा रखा है, मास यहाँ पे है, मास इस जगह में इतना है, तो वेलोसिटी हमारा इतना आ रहा है। अब मास को धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, मास इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हो वेलोसिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है। मास इंक्रीज कर रहे हो, ये ग्राफ नीचे जा रहा है। मास इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी डाउन की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से होता है। तो ये टोटल आज जो हमारा ये क्लास हुआ लॉज ऑफ मोशन का, ये लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको क्लियर करा फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद गैलीलियो साहब ने अरिस्टोटल का जो फॉल्सी था उसको दुरुस्त करने के लिए अपने एक नया लॉ दिया जिसका नाम दिया लॉ ऑफ इनर्शिया, और उस लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड ही न्यूटन साहब ने अपना पहला लॉज ऑफ मोशन दिया। और उससे के बाद जो हम लोगों ने रिलेटेड चीज़ थोड़ा सा देख लिया यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और उसका वेरिएशन। इस तरह से हमारा अगला क्लास जो आने वाला है वो लॉज ऑफ मोशन पे ही रहेगा। आप इसी से हमारे साथ बने रहें, देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमें बूस्ट अप करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट।